सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे। किस तरीके से भारत के संविधान को अमेंड किया जा सकता है, वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हैं और वेरियस क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके एग्जाम में पूछे गए उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोसीजर को समझते हैं। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको एक संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया और ये संविधान सभा आपकी 1946 में इसको गठित किया गया था कैबिनेट मिशन के अनुसार। और इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। अब देखिए, समय के साथ देश और समाज की ज़रूरतें बदलती हैं। जैसे 1950 में आपका कोई जीएसटी नहीं था, लेकिन आज जीएसटी है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इंट्रोड्यूस की जा सकी क्योंकि संविधान ने उसको अमेंड करने का प्रोसीजर मेंशन है। तो जो संविधान का जो पार्ट 20 है उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर मेंशन है और ये आपका किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 368 में ये चीज मेंशन है। और पार्ट 20 में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही आर्टिकल है और ये आर्टिकल संविधान संशोधन से संबंधित है। अब संविधान को आपको संशोधित करना है, उसको अमेंड करना है, तो पार्लियामेंट में आपको संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत करना पड़ता है। अब ये जो बिल है, संविधान संशोधन बिल, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। और ये जो संविधान संशोधन बिल है, इसको मिनिस्टर भी प्रस्तुत कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर्स भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इनको पास करने के लिए 3 तरह की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है और वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो संविधान संशोधन किस प्रोविजन को अमेंड करना चाहता है। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको आपकी सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से अमेंड किया जाता है। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से आपका अमेंड किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आपका रेटिफिकेशन बाय द स्टेट के माध्यम से अमेंड किया जाता है। और देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संविधान संशोधन बिल के में यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी डेडलॉक होता है तो कोई भी ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। संविधान के आर्टिकल 108 में आपका ज्वाइंट सेटिंग का प्रोसीजर मेंशन किया गया और ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्डिनरी बिल के मामलों में ही लागू होता है। देखिए, मनी बिल के मामले में आपका लोकसभा की पावर ज्यादा होती है राज्यसभा की तुलना में, तो कोई डेडलॉक नहीं होता है। आपका ऑर्डिनरी बिल के मामले में डेडलॉक हो सकता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है आपका ज्वाइंट सेटिंग के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यदि कोई डेडलॉक होती है तो कोई भी आपका ज्वाइंट सेटिंग का प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो संविधान संशोधन बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होता है, उन बिल को जब राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी आज्ञा देना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोसीजर। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर, ये आपका संविधान सभा ने इसको कहां से इंस्पायर्ड होके लिया था? इसको इंस्पायर्ड होके लिया था आपका साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो याद रखिएगा, इस मामले में आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रभावित होके भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रोविजन को इंक्लूड किया था। ठीक है, अब देखिए, अब मेजॉरिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सिंपल मेजॉरिटी। जो भी संविधान के जो भी प्रोविजन आपकी सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से अमेंड होते हैं, जैसे कि आपका एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, राज्य की जो सीमाएं बढ़ाना, घटाना, कम करना, या 2 राज्यों को मिला के एक नया राज्य बनाना, या एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदलना, ये सारी चीजें आपकी सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से होती है। और सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से जो प्रोविजन अमेंड होते हैं वो आपके उसके तहत आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर मेंशन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि ऑर्डिनरी बिल में लागू होता है। अब इस मेजॉरिटी को हम देख लेते हैं। इस मेजॉरिटी का मतलब होता है कि सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी की आवश्यकता है। मतलब यदि सदन में आपके 200 लोग उपस्थित हैं और 200 लोग ही वोट कर रहे हैं
तो हमें तो सिंपल मेजोरिटी के अनुसार कितने लोगों का हमें सहयोग की आवश्यकता है, हमें इसको 100 लोग 100 या 100 से सदस्य यदि उस बिल के फेवर में वोट करते हैं तो वो बिल पारित माना जाएगा। ठीक है, अब इसके माध्यम से बहुत सारे संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस अमेंड होते हैं, जैसे कि आपके जितने भी सिटीजन संबंधी जो भी आपके मुद्दे हैं वो अमेंड होते हैं इसके माध्यम से। इसी के माध्यम से आपका जो अबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, वो आपका सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। इसमें आपका जो आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर मेंशन है उसके तहत ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करेगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप और प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। मतलब क्या है कि सदस्य की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब यदि सदन जैसे लोकसभा में आपके 545 स्ट्रेंथ है अभी, तो 545 का हाफ आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब 273 इसका हाफ हो गया, और जितने भी सदस्य वहां उपस्थित हैं दोनों, उसका क्या है 2/3, इन दोनों को ही मिला के आपकी स्पेशल मेजॉरिटी बनती है। अब इस मेजॉरिटी के माध्यम से कौन कौन से प्रोविजंस अमेंड होते हैं? जो भी आपके मौलिक अधिकार से संबंधित प्रोविजंस हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल से संबंधित जो भी प्रोविजंस होते हैं, वो सारे आपके स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से होते हैं। जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये आपका स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट होता है। तो ये आपका इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आपका इसकी कैटेगरी में आएगा, तो इस चीज को करेक्ट कर लेना। थर्ड मेजॉरिटी होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। यहां 50% स्टेट को रेटिफाइड करना होता है, 50% स्टेट को। और स्टेट इसको किस मेजॉरिटी के माध्यम से रेटिफाई करते हैं? सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्टेट रेटिफिकेशन है उसमें स्टेट को किस तरह की मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से। तो इसमें क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूव्ड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें कौन कौन से प्रोविजन शामिल है? इसमें आपके जो फेडरल नेचर के मुद्दे होते हैं, जो भी फेडरल नेचर के जो भी इश्यूज होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। ठीक है, और उसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की पावर को में यदि कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए इस तरह की मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी बाय स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी 3 तरह की मेजॉरिटी। अब हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं। तो देखिए, इस जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आपका 1951 में लाया गया था, और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, इस एक्ट के माध्यम से आपका 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था? 9 शेड्यूल। वर्तमान में आपके 12 शेड्यूल हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आपके शेड्यूल्स थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 8 शेड्यूल थे, और एट प्रेजेंट आपके कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। तो अब बाकी जो 4 शेड्यूल है इनको वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। तो और जो 9 शेड्यूल है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। अब 9 शेड्यूल में क्या क्या शामिल है? 9 शेड्यूल में वो लैंड रिफॉर्म्स लॉ इंक्लूड किए गए हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, और इसी एक्ट के माध्यम से आपका क्या है? इसी अमेंडमेंट के माध्यम से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस की गई थी। किस? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका आर्टिकल, किस आर्टिकल में मेंशन? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में मेंशन हैं ये सारी आर्टिकल। इसमें 3 नई रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड की गई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसा आप सभी को मालूम है, जो आर्टिकल 19(1)(a) है ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पावर देता है, का राइट देता है। अब इन राइट्स, ये देखिए, ये सारे राइट्स जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये इन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता, तो उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो संविधान में ही मेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें ऐड की गई थी। उसके बाद जो आपका 7 शेड्यूल हुआ, 7 शेड्यूल आपने देखिए, 7 शेड्यूल के माध्यम से आपको जो प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का, उनको अबॉलिश किया गया था। पहले क्या आपके स्टेट्स के 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए गए थे, कैटेगरी 1, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसको अबॉलिश किया गया था और स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। और उस वक्त कितने नए स्टेट बने थे? आपके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। इसी अमेंडमेंट के माध्यम से जो आपका
पार्ट 7 है संविधान का, पार्ट 7 जो है आपका, उसको रिपील किया गया था। याद रखिएगा, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 7 इसी के माध्यम से पार्ट 7 को रिपील किया गया था। मतलब रिपील का मतलब है कि इसको संविधान से हटा दिया गया था। ठीक है, इसी के माध्यम से ज्वाइंट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन इंक्लूड किया गया था भारत के संविधान में। ठीक है, फॉर टू और मोर स्टेट। अब आप मुझे कमेंट में बताइए किन किन हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन दो या दो से अधिक स्टेट में होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके माध्यम से आपका क्या है, इंक्लूड किया गया था, दादरा एंड नगर हवेली को इंट्रोड्यूस किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था भारतीय यूनियन में। ठीक है, आपका 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 जो था, इसके माध्यम से जो राष्ट्रपति को जो चुनने की प्रक्रिया होती है उसमें बदलाव किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से अब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसके जो निर्वाचन मंडल में अब क्या जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, और जो 12th अमेंडमेंट हुआ, इसके माध्यम से क्या क्या ऐड किया गया, गोवा को ऐड किया गया था, दमन एंड दीव को ऐड किया गया था एज ए यूनियन टेरिटरी। अच्छा, गोवा एंड दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब पुर्तगीज कॉलोनी थी। जब भारत का देश आजाद हुआ तब ये पुर्तगीज कॉलोनी थे, लेकिन इनको बाद में डिफरेंट एक्शंस के माध्यम से इनको भारतीय यूनियन में शामिल किया गया था। ठीक है, तभी आप देखेंगे गोवा में आपको क्या पुर्तगीज कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये 1962 में लाया गया था। तब आपका पौंडीचेरी को भारतीय यूनियन में शामिल किया गया था। पौंडीचेरी आपकी फ्रांस की कॉलोनी रही थी, फ्रांस की कॉलोनी, तो यहाँ पे आपको फ्रेंच कल्चर देखने को मिलता है। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर, यहाँ पे आपको पुर्तगीज कल्चर देखने को मिलता है, और यहाँ पौंडीचेरी, माय, यमन, कराईकल, यहाँ पे आपको फ्रेंच कल्चर्स देखने को मिलता है। उसके बाद जो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसने जो आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया। 60 से पहले ये रिटायरमेंट एज 60 हुआ करती थी, बाद में 15 में जो संविधान संशोधन उसके माध्यम से इस एज को 60 से 62 कर दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65, और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी कितनी रिटायरमेंट एज होती है, 62 होती है। ठीक है, उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ये जो आपका 21st है ये आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। इस अमेंडमेंट के माध्यम से सिंधी लैंग्वेज को आपका 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। 8th शेड्यूल आपका किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से। ठीक है, और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या ऐड किया गया था, सिंधी लैंग्वेज को इस शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद आपका 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। इसके माध्यम से जो प्रिवी पर्स था, जो कि फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स को दिया जाता था, प्रिवी पर्स, और उनके जो प्रिविलेजेस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसली स्टेट इंडियन यूनियन में जब भारत देश आजाद हुआ में शामिल हुए थे, उनको प्रिवी पर्स और प्रिविलेज का अधिकार दिया गया था, और ये चीज अबॉलिश की गई थी आपकी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो 26 संबंधित है आपका अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर। अच्छा, अब 36 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसके माध्यम से सिक्किम स्टेट को भारत का फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया था। ठीक है, उससे पहले सिक्किम आपका प्रोटेक्टरेट स्टेट की कैटेगरीज में आता था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट, और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो आपका पार्लियामेंट है उसने क्या अफर्म किया था कि वो संविधान के किसी भी प्रोविजन को बदल सकता है। देखिए, यहां देखेंगे आप, वेरियस affirmed the power of parliament to amend any part of the constitution including the fundamental rights। ठीक है, तो देखिए जो गोलकनाथ केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट वो अपनी संविधान संशोधन पावर के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। तो उसी चीज को नलीफाइड करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, और पार्लियामेंट ने क्या रीअफर्म्ड किया था, या क्या अफर्म्ड किया था कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से प्रेसिडेंट को कंपलसरी बनाया गया, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य
बनाया गया था। देखिए, जब भी कोई भी बिल जो कि राष्ट्रपति के पास पेश किया जाता है आफ्टर पासिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो उसके बाद आप उसके पास कई विकल्प होते हैं, जैसे कि वो अपनी आज्ञा दे दे बिल पे तो वो बिल कानून बन जाएगा, वो अपनी आज्ञा देने से मना कर दे या उस बिल को वापस कर दे। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको अपनी परमिशन देना कंपलसरी है, ठीक है। और ये प्रोविजन आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था। अच्छा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इनको चैलेंज किया गया था किस एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस से ही क्या निकल के आता है, केशवानंद भारती केस से आपका निकल के आता है भारती केस, जो कि 1973 में हुआ। इसी केस के तहत आपको क्या निकल के आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है आपका केशवानंद भारती केस से निकल के आता है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद की जो अमेंडमेंट पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको लिमिट कर दिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद अपने आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। इसलिए ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आपका केशवानंद भारती केस से आया, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो आपकी संसद की जो अमेंडमेंट पावर है उसको लिमिट करती है, उसको सीमित करती है। अगला 25th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसके माध्यम से आपका आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट ने क्या है, आपकी जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है उसको प्रायोरिटीज दी थी फंडामेंटल राइट्स को। और जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स थी, उस पावर को भी लिमिट किया था, ठीक है। तो ये आपके 25th के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ वो था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसने संविधान के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया था, इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लेकर आई थी ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान इस संविधान संशोधन को लाया गया था। अब देखिए, इस संविधान संशोधन से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको बहुत अच्छी डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से आपके जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना, उसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी शब्दों को किसमें जोड़ा गया था, प्रियम्बल में जोड़ा गया था। इसी अमेंडमेंट के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 11 में मेंशन है। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी, और इसको 42 में संविधान के माध्यम से ऐड किया गया था। अच्छा, इसी के माध्यम से आपका पार्ट 14A भी जोड़ा गया था। 14A आपका संबंधित किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड अदर ट्रिब्यूनल से संबंधित है, और ये भी आपके 42 में संविधान के माध्यम से ऐड किया गया था। अच्छा, इसी ने क्या किया था कि मेड प्रेसिडेंट वांट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74। तो इसी ने प्रेसिडेंट को ये वाउंड किया था कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे ही उसको कार्य करना है, ठीक है। अच्छा, इसी के माध्यम से आपका कई सारे सब्जेक्ट जो कि आपके स्टेट लिस्ट में थे, देखिए शेड्यूल 7 जो है आपका, इसमें आपकी 3 तरह की लिस्ट दी गई है। आपकी यूनियन लिस्ट दी गई है, आपकी स्टेट लिस्ट दी गई है, आपकी कंकरेंट लिस्ट दी गई, और ये वेरियस लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से
5 जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है उनको स्टेट लिस्ट से हटा के आपकी कंकरंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था। कंकरंट लिस्ट वो होती है जिसमें आपके पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाएं दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो पहला कौन सा मैटर था, एजुकेशन। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरंट लिस्ट में शामिल किया गया था। तो एक मैटर था एजुकेशन, दूसरा मैटर था फॉरेस्ट, तीसरा जो मैटर था आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो चौथा मैटर था आपका वेट एंड मेजर से संबंधित, और जो पांचवा जो मैटर था वो था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरंट लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद और देखो और कौन कौन से प्रोविजन ऐड किए गए थे। इसी के माध्यम से आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनमें 3 नए आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे। पहला कौन सा था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे आपके किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए थे। ठीक है, इसी ने ही आपकी जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज है उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया था। इसमें बहुत और भी कई सारे प्रोविजंस थे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं आपके। ठीक है, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन को बाद में इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो प्रोविजन ऐड किए गए थे उनको बाद के जो संविधान संशोधन आते हैं आपके 43rd और 44th उनमें से बहुत सारे प्रोविजंस को हटा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो आपका अब ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आता है, सबसे पहले इस संविधान संशोधन ने जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया वो क्या किया था कि जो नेशनल इमरजेंसी के, देखिए नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड पर डिक्लेयर की जा सकती है। वार एक नेशनल इमरजेंसी जो कि आपके आर्टिकल किसमें मेंशन है, इमरजेंसी आपके आर्टिकल 352 में मेंशन है। ठीक है, अब ये जो इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, इसको 3 ग्राउंड पे मेंशन किया, 3 ग्राउंड पे डिक्लेयर किया सकता है। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आपका क्या है इंटरनल, पहले क्या था इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन आपके जो 44वें संविधान संशोधन उसके माध्यम से क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, इसी ने क्या मेड कर दिया कि भाई राष्ट्रपति जो आपका नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ रिटन एडवाइस पे ही डिक्लेयर कर सकता है। कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे, याद रखिएगा, ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट पर ही प्रेसिडेंट आपका इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, जो कैबिनेट शब्द है आपका, ये फर्स्ट टाइम इस संविधान संशोधन में इसको मेंशन किया गया था। ठीक है, इसी ने क्या किया था, आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है, क्योंकि एग्जाम में राइट टू प्रॉपर्टी, एसएससी को राइट टू प्रॉपर्टी से बहुत लगाव है। एसएससी ने, आप देखेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत प्रश्न उसने पूछा है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट्स था, इसको आपका 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाकर इसको एक नॉर्मल लीगल राइट्स इसको बना दिया गया। इसको हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसी संविधान संशोधन ने क्या आपका एक प्रोविजन इंक्लूड किया कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके आर्टिकल 21 और 20 और 21 आर्टिकल आपके सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं 44th के माध्यम से जो राइट टू प्रॉपर्टी में जो अमेंडमेंट्स हुए उसको समझते हैं। देखिए, जब 44वें संविधान संशोधन से पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक मौलिक अधिकार था, और ये किस कैटेगरीज में इंक्लूड था, ये इंक्लूड था आपका आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और एक और आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 31, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस राइट को हटा के आपके 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको दोनों आपके आर्टिकल नंबर 19(1)(f) और 3 से इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब इसको किस में शामिल किया गया, इसको अब जो आपके पार्ट 20 है, पार्ट 20 में आर्टिकल नंबर
300A में राइट टू प्रॉपर्टी को जोड़ा गया। अच्छा, इस स्टेटमेंट देखियो, अब जो आर्टिकल 30A है उसकी लैंग्वेज क्या है उसको देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी बाय लॉ। सीधा सीधा एसएससी के एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिया गया था और आपसे पूछा गया था ये किस आर्टिकल से ये संबंधित है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो अब आपका एक लीगल राइट है और ये आपका आर्टिकल नंबर 300A में मेंशन है और इसको 44 में संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के आर्टिकल नंबर 300A में इसको रख दिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला अमेंडमेंट देखते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने क्या ऐड किया था आपका 10th शेड्यूल को ऐड किया था। 10th शेड्यूल में आपके क्या क्या शामिल है? 10th शेड्यूल में आपके एंटी डिफेक्शंस लॉ शामिल है। जितने भी आपके दल बदल विरोधी कानून है वो आपका 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है। ठीक है, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके माध्यम से जो वोटिंग एज है, देखिए वर्तमान में वोटिंग एज आपकी 18 वर्ष होती है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शंस में। तो ये पहले 21 थी और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको 21 से 14 वर्ष कर दी गई। उसके बाद आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूट की गई थी, 70 मेंबर असेंबली कंस्टिट्यूट की गई थी और जो दिल्ली की जो आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 सदस्य ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ये अगेन आपका किससे संबंधित था? शेड्यूल 8 मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में अमेंड किया गया था। इसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेजेस को आपका 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, आपका इससे पहले आपके 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया था और आपका 71st के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया है? कोंकणी, मणिपुरी और आपका नेपाली लैंग्वेज इसमें ऐड की गई है। नेपाली लैंग्वेज ऐड की गई है आपकी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका। इसी संविधान संशोधन ने आपका जो पंचायती राज सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा आपका 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। ठीक है, इसी ने ही आपका 11th शेड्यूल को ऐड किया था। 11th शेड्यूल आपका किससे संबंधित है? पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायत। ठीक है, और इसमें कितने सब्जेक्ट मेंशन है? 29 सब्जेक्ट मेंशन है। ठीक है, उसके बाद इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आपके जो सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन सी पंचायत होती है? ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे आपका क्या है? पंचायत समिति और उसके ऊपर क्या है? जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद इसी अमेंडमेंट के माध्यम से जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें SC और ST पॉपुलेशन को रिजर्वेशन दिया था एज पर देयर पॉपुलेशन। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायत के इलेक्शन है उसमें वोमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसी में ही आपका ग्राम सभा को भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, 74th आपका किससे संबंधित है? ये अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी ने ही आपका कौन सा पार्ट इंट्रोड्यूस किया था? पार्ट 9A। ठीक है, और इसने ही आपका जो 12th शेड्यूल इंक्लूड किया था, आपका 12th शेड्यूल। तो आपका जो 74वां संविधान संशोधन है इसने आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको संवैधानिक दर्जा दिया, पार्ट 9A को इंक्लूड किया और 12th शेड्यूल को इंक्लूड किया था। अब इस 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट मेंशन है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इसी एक्ट ने क्या है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से बनाया गया था। इसी ने ही आपका आर्टिकल नंबर कौन सा इंट्रोड्यूस किया था? आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया था, जो कि संबंधित किससे? राइट टू एजुकेशन से ये आर्टिकल संबंधित है। इसी ने ही जो आर्टिकल 45 है उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया था। अब ये जो आर्टिकल 45 है वो क्या बोल रहा है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिलो
6 ईयर। ठीक है। अच्छा, इस आर्टिकल के तहत जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो किस एज ग्रुप तक के बच्चों को है, वो है आपका 6 to 14 ईयर्स। तो ये आप याद रखिएगा, 6 से लेके 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ना कि 6 वर्ष से कम उम्र के लोगों को। ठीक है, कम उम्र के बच्चों को। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने आपका ऐड किया आर्टिकल नंबर 21A ऐड किया। इसी ने ही आपका जो आर्टिकल 45 उसका सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया। इसी संविधान संशोधन ने जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि पार्ट 4A में मेंशन है, उसमें आपका एक नया फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस की थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई थी। ठीक है। अब उसने क्या ऐड किया था कि आर्टिकल 51A का जो 11th ड्यूटी है वो क्या मेंशन कर रहा है कि पेरेंट्स और गार्जियंस को अपने बच्चों को शिक्षा देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका 86 आपका किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रहा आपका, इसने क्या किया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो आपके सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी संख्या को सीमित कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव मेंबर्स। ठीक है। तो मतलब 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए यदि वो पार्लियामेंट लोकसभा की, जैसे केंद्रीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं बन सकते। उसके बाद 92 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसके माध्यम से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली लैंग्वेजेस को आपको 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। ठीक है। अब टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई, ओरिजिनली ये 14 थी, फिर आपके 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक लैंग्वेज ऐड की गई, सिंधी लैंग्वेज 21 के माध्यम से। फिर आपके 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी, ये आपकी 71 के माध्यम से ऐड की गई थी। फिर आपके 4 और ऐड की गई। ठीक है। और ये आपके किस अमेंडमेंट के, 92 के माध्यम से ऐड की गई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा 21, 71 और 92। ठीक है। अब टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं आपकी, 22 लैंग्वेजेस शामिल है। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसने आपका 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया ओबीसी समुदाय के लोगों को इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। तो 93rd हो गया आपका। उसके बाद जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है। अब इसने जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोऑपरेटिव सहकारी समितियों से ये संबंधित है। इसने जो आर्टिकल 19(1)(c है उसमें अमेंड किया और इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया था। ठीक है। तो आपका आर्टिकल 91(a)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है। उसके बाद इसने आपके आर्टिकल 43(b) को इंक्लूड किया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कैटेगरीज में। ठीक है। इसी ने ही आपके प्रोमोटेड वॉलेंटरली फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को के बारे में इसने बताया। ठीक है। इसी ने ही आपका पार्ट जो 9B है वो आपका किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है। और इसमें कितने आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 243(z)(s) से लेके 243(z)(d). ठीक है। तो 73 संविधान के माध्यम से आपका पार्ट 9 को संवैधानिक दर्जा मिला। आपका 74 के माध्यम से आपका पार्ट 9A को इंक्लूड किया गया था और 97 के माध्यम से आपका पार्ट 9B को इंक्लूड किया गया था। ठीक है। अब देखो उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन हुआ, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये आपका जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपका जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसको पारित किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से ये संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली जीएसटी आपका नहीं था संविधान का पार्ट, लेकिन अब ये पार्ट है। अच्छा, जीएसटी के माध्यम से देखो कौन कौन से आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए। आर्टिकल नंबर 246 इंक्लूड करता है, जो कि आपका यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को
अधिकार देता है जीएसटी पे कानून बनाने का। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 269 ये संबंधित है, ये आपका किससे संबंधित है, डील्स विद द जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड से। उसके बाद इसी के माध्यम से आर्टिकल 279 इंक्लूड किया गया है, जिसके माध्यम से जीएसटी काउंसिल का गठन होता है। याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक बॉडी है और इसको आर्टिकल 379 ए के तहत इसको गठित किया गया। और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है। याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है। और जीएसटी कब लागू किया गया था, आपका जीएसटी लागू किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसीलिए जुलाई 1 को आप जीएसटी दिवस के तौर पे मनाते हैं। जीएसटी किस तरह का एक्ट है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है और ये किस अवधारणा को पूरा कर रहा है, वन नेशन वन टैक्स को, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आर्टिकल 246 ए इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 269 ए इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 270 ए इंक्लूड किया गया और आर्टिकल क्या बोलते हो उसको, और जो जीएसटी काउंसिल इसके अध्यक्ष कौन होती है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन होती है। ठीक है, उसके बाद आपका 102 जो संविधान संशोधन है, ये आपका किससे संबंधित है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उसको संवैधानिक दर्जे से संबंधित है। अब जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ये आपका किस आर्टिकल के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, आर्टिकल 338 बी के तहत। ठीक है, याद रखिएगा आप ये आर्टिकल, याद रखिएगा। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को 10% रिजर्वेशन से ये संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपका 104 संविधान संशोधन है, ये आपका क्या एक्सटेंड करता है रिजर्व। देखिए, ओरिजिनल जो ओरिजिनल संविधान था उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। वेरियस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इस रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है और एक बार संविधान संशोधन के माध्यम से 10 साल की अवधि में इसको बढ़ाया जाता है। तो अभी जो रिसेंटली जो अमेंड किया गया है 104 के माध्यम से इसको 80 साल तक के लिए इसको कर दिया गया है। ठीक है, अगले 10 ईयर्स के लिए इसको बढ़ाया। अच्छा, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो भारतीय लोकसभा में सीट रिजर्व थी, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा में जो सीट रिजर्व थी उनको समाप्त कर दिया गया। अब कोई एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। ठीक है, और 105 संविधान संशोधन जो है, रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू आइडेंटिफाई आपकी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और उसके बाद जो अभी जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ वो आपका 106वां संविधान संशोधन है। अब जो 106वां संविधान संशोधन है, ये आपका किससे संबंधित, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 1/3 सीटों को रिजर्व किया गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की सीटों में। तो अभी तक टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किए गए, 106 संविधान संशोधन को पारित किया जा चुका है। और जो लेटेस्ट है वो आपका नारी वंदना से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन आपका संबंधित है किससे, आपका रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स ऑफ वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो अभी हमने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लिए, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, Which constitutional amendment transferred education from the state list to the concurrent list? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संबलती सूची में स्थानांतरित किया गया है? और आपके ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th और 61st। तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका, 42nd के माध्यम से एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से आपका कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और 61st के माध्यम से क्या किया गया, आपकी वोटिंग एज को कम किया गया, वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया है, वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। ठीक है, और 44th के माध्यम से आपके राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के आपका कहां पे रख दिया गया है, आपका आर्टिकल 300A की कैटेगरी से रिमूव किया गया है, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से। ठीक है, याद रखिएगा।
और 24वां हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द प्रीएम्बल। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगेन देखिए, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, ठीक है। तो सही जब विकल्प क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही विकल्प रहेगा। और देखिए ऑप्शन नंबर 42 अगेन राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित 52 के माध्यम से आपका क्या ऐड किया गया था, आपका 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। और 10th शेड्यूल आपका किससे संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जितने भी दल बदल कानून है वो आपके सारे 10th शेड्यूल में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगेन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड थ्रू द विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगेन ये आपका 42वें संविधान संशोधन से, कि आपसे ये पूछ रहा है कि जो पार्ट 4A है, जो कि आपका संबंधित, पार्ट 4A किससे संबंधित है, 4A आपका संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। और इसमें कितने आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 51 ये मेंशन है इसमें, ठीक है। और इसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी, इसको आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल के माध्यम से ऐड किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो अगेन देखिए, आप बार बार देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन हर बार पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सीजीएल का एग्जाम देख लें, सीएचएसएल का एग्जाम देख लें, चाहे आप कोई भी स्टेनोग्राफ का एग्जाम देख लें, हर एग्जाम में ये संविधान संशोधन जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए हमने इसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया। सही विकल्प क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द एनवायरमेंट वाज इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रयास करेगा किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए ये आपका किससे संबंधित है, आपका ये किस में एडिशन के बारे में बात कर रहा है, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए, द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, ये आपका आर्टिकल किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर आपका 48A में मेंशन है। और ये जो आर्टिकल 48A ये किस संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो ये 44वें संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया कि 73rd के माध्यम से, कि 42nd और 86। तो ये आपका ऐड किया गया था 42nd के माध्यम से ऐड किया गया था। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 42nd के माध्यम से कौन कौन से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए गए। तो देखिए, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में 3 आर्टिकल्स ऐड किए थे। एक तो आर्टिकल नंबर आपका जो आर्टिकल नंबर 39A है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस को इसने इंक्लूड किया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो आर्टिकल नंबर 39A को इंट्रोड्यूस किया इसने। आर्टिकल 39A आप किससे संबंधित है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर से संबंधित है। उसके बाद आपका जो आर्टिकल नंबर 43A है, 43A में क्या मेंशन किया गया, 43A में मेंशन किया गया है टू टेक स्टेप टू सिक्योर क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब जो जो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के बारे में बताया गया आर्टिकल 43A में। उसके बाद इसी ने ही आपका क्या, आर्टिकल नंबर 48A को शामिल किया, ठीक है। तो ये सारे जो 42nd के माध्यम से जो ऐड किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये वो 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, 42nd। अच्छा, 86 के माध्यम से कौन सा आपका डीएसपी ऐड किया गया, जो एजुकेशन, जो आपका जो आर्टिकल 45 है आपका, उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया था इसने आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया था। 73rd आपका संबंधित है पंचायती राज सिस्टम से। उसके बाद आपका 44th आपका संबंधित है आपका राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। इसने जो 42nd के माध्यम से जो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे संविधान में, उनके ओरिजिनल स्टेटस में लाने में 44th ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अच्छा, 44th के माध्यम से क्या किया गया था, जो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 में क्या ऐड किया गया था, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस, ठीक है,
फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसने 44 ने आपका आर्टिकल नंबर 38 में एक नया प्रोविजन भी ऐड किया था। ठीक है, 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, विच अमेंडमेंट अबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। किस संशोधन के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया? ऑप्शन क्या है आपके? 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको आपका 44 में संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के आर्टिकल नंबर 300 ये में रख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, 44 में संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, आपका जो 52nd है ये किससे संबंधित है? अगेन 10th शेड्यूल से संबंधित है, 10th शेड्यूल से ये आपका संबंधित है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि 15th शेड्यूल आपका किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगेन विच अमेंडमेंट रिवर्स्ड मैनी इमरजेंसी एरा चेंजेस एंड रीअफर्म सिविल लिबर्टीज। किस संशोधन ने आपातकालीन कई परिवर्तन को पलटते हुए नागरिक स्वतंत्रताओं को पुनः स्थापित किया? तो अगेन जो 42वां संविधान संशोधन है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको कब पारित किया गया था? 1976 में। और उस वक्त इमरजेंसी का टाइम चल रहा था और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने संविधान में बहुत व्यापक परिवर्तन किए थे। उसी चीज को रिवर्स करने के लिए आपका कौन सा एक्ट लाया गया था? आपका 44वां संविधान संशोधन एक्ट लाया गया था। और इसको कौन सी गवर्नमेंट लेके आई थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी। तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका? बी आपका सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल विरोधी संशोधन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां संविधान संशोधन, सी है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सी आपका सही विकल्प रहेगा। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। और इसी ने कौन सा शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था आपके भारतीय संविधान में? शेड्यूल 10 याद रखिएगा, शेड्यूल 10। अगला प्रश्न देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प रहेगा। एक चीज आप नोटिस करिएगा, जितने भी एसएससी में एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आए वो मोस्टली आपके 42nd से आए हैं या 44th से आए हैं या 52 है या 73rd है, 74th है या 86 है, 97th है या 101 है। और अभी जो लेटेस्ट है 104 और 105, ठीक है, और 106। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपका 61st तो है ही है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आपको मालूम है इनके माध्यम से क्या क्या प्रोविजन इंक्लूड किए गए। तो आपका पक्का मानिए 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। इंडियन पॉलिटी का 1 क्वेश्चन आपका कंफर्म्ड हो गया। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ऑप्शन है 61st है, 69th है आपका, उसके बाद आपका कौन सा है 73rd हो गया, आपका 74th हो गया। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया? आपका पंचायती राज सिस्टम को। और इसी में ही कौन सा आर्टिकल मेंशन है? इसमें ही किस पार्ट को मेंशन किया गया है? ये किस पार्ट में मेंशन है? आपका पार्ट 9A में, पार्ट 9। ठीक है, और इसमें कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया? शेड्यूल आपका 11 शेड्यूल इसके माध्यम से ऐड किया गया। अच्छा, इसमें कितने आर्टिकल पार्ट 9A में कितने पार्टिकल 9 में कितने आर्टिकल्स हैं आपके? आर्टिकल नंबर 243 से लेके आपके 243O। ठीक है, अब इसी में ही आपके जो ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, इसी में आपका रिजर्वेशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पार्ट 9। और 74th ने किसको संवैधानिक दर्जा दिया? म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कौन सा पार्ट ऐड किया? पार्ट
9 ए को ऐड किया, और कौन सा शेड्यूल, आपका शेड्यूल जो 12 है वो आपका इसी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया। और पार्ट 9A में कितने आर्टिकल्स हैं आपके, आर्टिकल नंबर 243 से लेके पी से लेके आपका 243 जेड जी के बारे में बात कही गई, जेड जी के बारे में बात कही गई। और जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। आपका 61 आपका वोटिंग एज से संबंधित हो गया, 69 आपका एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी से संबंधित हो गया, वोटिंग एज से संबंधित हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर अगेन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड ग्राम सभा गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर अगेन ये 73 से ही अगेन सेम क्वेश्चन, भाई ये ही अमेंडमेंट है, बस ये मालूम हो एक क्वेश्चन पक्का होगा, गारंटेड पहला एक क्वेश्चन हो गया आपका। 61 है, 71 है, 73 है, 74, तो सही जवाब रहेगा 73। 71 आपका किससे संबंधित है, लैंग्वेज ऑफिशियल शेड्यूल 7 से संबंधित था आपका, शेड्यूल 8 के संबंध है। और इसी के माध्यम से 3 लैंग्वेजेस को किस में ऐड किया गया था आपका, शेड्यूल 8 में, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड विच पार्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए आपका पार्ट 8 है, पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, पार्ट 10 है, ठीक है। तो इसके माध्यम से कौन सा पार्ट ऐड किया गया, 9A, सी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। और आपका जो 97th है, इसके माध्यम से कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा पार्ट ऐड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आपका पार्ट 9B को ऐड किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है। अब जो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका किससे संबंधित है, ये आपका एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है। अब एजुकेशन से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट हुआ है हमारे देश में, वो हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, पारित हुआ है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसी ने ही जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसको मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा, ठीक है। तो आप देखिए सही विकल्प क्या रहेगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसी के माध्यम से अगेन मैं बता दे रहा हूं, 86 के माध्यम से क्या क्या है ऐड किया गया आपका आर्टिकल 21 है, जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है आपका, ठीक है। इसी के माध्यम से जो आर्टिकल आपका आर्टिकल 45 है, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था आपका, ठीक है। इसी के माध्यम से आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, याद रखिए 11th फंडामेंटल ड्यूटी। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट टू एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन है 42nd, 44th, 86 और 99। तो सही जवाब क्या रहेगा, 86 आपका सही जवाब रहेगा। आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो भी विकल्प भी दिए गए हैं ना, वो भी आपके वो विकल्प अपने आप में बता रहे हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है आपके। 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड बाय द 97th अमेंडमेंट। तो 97 संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। ऑप्शन है विलेज पंचायत, ये तो भाई 73 के माध्यम से होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी आपके डीएसपी में शामिल था आपका, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपका किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 43B में इंक्लूड है, ठीक है। और इसी को ही आपका किसके माध्यम से ऐड किया गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। 97 आपका किससे संबंधित है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित, सहकारी समितियों से संबंधित, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। और इसी के माध्यम से आपका क्या क्या ऐड किया गया, पार्ट 9B को ऐड किया गया, पार्ट 9B को ऐड किया गया था। इसी के माध्यम से आपका आर्टिकल नंबर 43B को ऐड किया गया। इसी के माध्यम से जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में आपका क्या ऐड किया गया था, इसी के माध्यम से आपका ऐड किया गया था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किसमें आपका, ऑलरेडी आर्टिकल नंबर किसमें मेंशन है, आर्टिकल नंबर 50 में ये चीज मेंशन है। तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है 97, 99, 101 और 103। तो सही विकल्प क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 101 आपका सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोस्ट रिसेंटली एक्सटेंडेड SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा स्टेट असेंबलीज फॉर अनदर 30 ईयर? किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में आपका SC और ST समुदाय आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया? ऑप्शन है 15, 42, 104, 61। तो सही विकल्प क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जितने भी आपके एसएससी के जो भी एसएससी सीजीएल और जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स है उसमें जितने भी संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए। हमने प्रोसीजर को समझा। सबसे पहले हमने प्रोसीजर को समझा कि किस तरीके से भारत के संविधान को अमेंड किया जा सकता है, और अभी तक 106 संविधान संशोधन, कितने संविधान संशोधन पारित हुए? 106 आपके संविधान संशोधन पारित किए गए जा चुके हैं। और जो रिसेंट है वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका संबंध है वोमेन के रिजर्वेशन ऑफ वोमेन और 1/3 सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखे जिसमें हमने 42वां, 44वां, 86 आपका 97, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सारे डिस्कस किए। इस तरीके से ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। आप अपने कमेंट्स भी मुझे शेयर कर सकते हैं, और इस ढंग से हम पूरे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।